हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट केस लॉस, लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉस 2023 के, जो हमारे लॉ एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो केस है वो बात करता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट या सेटलमेंट डीड के बारे में। तो बेसिकली सेटलमेंट डीड्स जो होती है वो दो पार्टीज आपस में एमिकेबली कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करके एक दूसरे की बात पे एग्री कर जाते हैं और उस बात पे वो एक डीड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट डीड। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला है कि अगर एक बार सेटलमेंट डीड बन जाती है तो पार्टीज उस पे बाइंडिंग हो जाती है, जो लिखा होता है उनकी टर्म्स में वो पार्टीज को मानना पड़ता है और इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, क्योंकि ऑफेंस जो भी आपने किया था वो हम आपस में दोनों पार्टीज ने कॉम्पनसेशन लेके या जो भी लेके मान लिया है। ठीक है, तो फिर कोर्ट कहता है अगर ऐसा हो जाता है तो कोर्ट भी अपनी मर्जी उन पे नहीं चला सकता है, मतलब आप कोर्ट आपको कॉन्विक्ट नहीं करेगा उस चीज के लिए जिसके लिए आप ऑलरेडी कंपाउंडिंग कर चुके हो, लेकिन ये कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। आप मर्डर में नहीं कह सकते कि मैंने उसको 5 लाख का कॉम्पनसेशन दे दिया था इसलिए हमारे बीच में म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे ऑफेंसेस ही हो सकते हैं जो कि कंपाउंडेबल हो। तो कंपाउंडेबल क्रिमिनल अगर ऑफेंस होता है तो उस पे कॉन्विक्शन नहीं होगा। अगर पार्टी फेल भी कर जाती है उस कॉम्प्रोमाइज्ड एक्शन को पूरा करने के लिए तो भी कोर्ट कॉन्विक्ट नहीं करेगी अपनी मर्जी से। दोस्तों, सेकेंड केस हमारा बात करता है पार्टीशन सूट के बारे में, जो हमारा अमेंडमेंट आया था उसके बाद की बात की कि ये कब से इफेक्ट में आएगा। तो एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था कि एक हिंदू हाउस जॉइंट हाउस होल्ड था। ठीक है, फादर थे जो कि एक्सपायर कर गए, जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी और एक फार्मलैंड प्रॉपर्टी थी। उनके मरने के बाद डॉटर्स ने क्लेम कर दिया उस प्रॉपर्टी पे कि हमें भी इस प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए एज अ को पार्टनर्स, क्योंकि लॉ आया है जो कहता है कि डॉटर्स को भी इक्वल राइट मिलेगा को पार्टनर्स का बॉयज के साथ। वहीं जो सन्स थे वो नहीं चाहते थे कि डॉटर को भी हिस्सा मिले, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि जो अमेंडमेंट पास हुई है वो 2005 में हुई है और जो हमारे फादर एक्सपायर हुए हैं वो 2001 में हुए हैं, इसीलिए इस प्रेजेंट सर्कमस्टेंस पे जो डॉटर्स है वो नहीं ले सकती हिस्सा, क्योंकि ये फादर के डेथ के बाद अमेंडमेंट आई थी। तो जो लोअर कोर्ट्स थे उन्होंने सन के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया था कि नहीं, गर्ल्स अभी इस प्रेजेंट केस में शेयर नहीं ले सकती एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो को पार्टनर्स नहीं थी अमेंडमेंट से पहले। लेकिन हाई कोर्ट पे जब अपील गई तो हाई कोर्ट ने गर्ल्स के फेवर में अपील दिया कि नहीं वो कर सकते हैं। फिर अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में जो सन्स ने की। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया हाई कोर्ट का जजमेंट और बोला कि गर्ल्स को इक्वल शेयर मिलना चाहिए फैमिली प्रॉपर्टी में एज अ को पार्टनर। और इवन दो उनके फादर भले ही अमेंडमेंट से पहले एक्सपायर हुए हो, लेकिन उन्हें फिर भी राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, और ये जो लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आएगा और जब तक किसी की फाइनल जजमेंट नहीं आ गई है तब तक इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला कि एक सेटलमेंट डीड को लीगली एप्लीकेबल कराने के लिए सारी पार्टीज का कंसेंट देना जरूरी है। अगर सारी पार्टीज का कंसेंट नहीं होगा तो वो सेटलमेंट डीड लीगली एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। आते अपने नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये याद रखना, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का है। ये बात करता है राइट ऑफ अ सिंगल वर्किंग वुमेन टू अडॉप्ट। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि जो उनकी बच्ची है, जो चाइल्ड है, वो अडॉप्ट कर ले उनकी सिस्टर, मतलब आंट लगी उस बच्चे की, जो 47 ईयर्स ओल्ड थी, एक टीचर थी, बट शी वॉज सिंगल डाइवोर्स्ड वुमेन। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, उस वुमेन को डिसअलाउ कर दिया चाइल्ड लेने से ऑन द ग्राउंड दैट शी इज अ वर्किंग वुमेन, और वो उस बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकती, अटेंशन नहीं दे सकती, क्योंकि शी इज वर्किंग। तो इसी केस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही मतलब अनरीजनेबल मानते हुए ये बोला, अनएक्सेप्टेबल मानते हुए ये बोला कि ये एक मेडिवल कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है एक फैमिली का,
और ऐसा कुछ नहीं है कि एक वर्किंग वुमेन जो है वो एक चाइल्ड का ध्यान नहीं रख सकती है। आज के प्रोग्रेसिव डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, अगर वो उसके सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है तो डाइवोर्सी या सिंगल पेरेंट भी एलिजिबल है टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। नेक्स्ट केस पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि कॉमर्शियल एंटरप्राइज के ऊपर डिसाइड करना था कि वो एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट किया जाएगा कि नहीं। तो आई होप आपको इतना तो पता होगा कि इसमें इशू क्या है, क्योंकि अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप ये देखो कि कंज्यूमर जो एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसकी डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि एक कंज्यूमर कभी भी कॉमर्शियल पर्पस एक्ट यूज के लिए नहीं माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कॉमर्शियल एंटरप्राइज है और वो कोई गुड्स ऐसा परचेज कर रही है जो कि वो डायरेक्टली प्रॉफिट उसे जनरेट नहीं कर रही हो, तो वो कंज्यूमर माने जाएंगे कि नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कॉमर्शियल एंटरप्राइज है, वो कोई ऐसा गुड्स खरीद रही है जो कि डायरेक्टली उसके प्रॉफिट से जनरेट नहीं होता हो। सपोजिटली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक नॉर्मल कंपनी है जो नॉर्मली बोलो फर्नीचर बेच रही है, और उसमें उसने अगर एक एसी इंस्टॉल करवा लिया, तो क्या वो एसी उससे डायरेक्ट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है? नहीं, वो तभी प्रॉफिट जनरेट करेगा जब फर्नीचर बिकेगा, राइट। तो अगर वो एसी खराब होता है तो क्या वो उस एसी के लिए कंज्यूमर माना जाएगा कि नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्योंकि एसी डायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, तो उस एसी के लिए जो कंपनी है वो एक कंज्यूमर ही मानी जाएगी। हाँ, अगर फर्नीचर में कोई इश्यू आता है तो उसके लिए कंज्यूमर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो उसको सेल करता है और उससे वो प्रॉफिट जनरेट करता है। तो फर्नीचर के लिए ही इज नॉट अ कंज्यूमर, लेकिन एसी के लिए इज अ कंज्यूमर। तो इस केस में बेसिकली जो कंपनी थी उसने एक फायर इंश्योरेंस करवाया था। तो अपोजिट पार्टी ने बोला क्योंकि ये कॉमर्शियल एंटरप्राइज है इसलिए ये कंज्यूमर में नहीं आते, जबकि कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो उनके डायरेक्ट प्रॉफिट जनरेशन में कोई हेल्प नहीं करता है, इसीलिए वो कंज्यूमर ही है और वो इंश्योरर ही है। नेक्स्ट केस हमारा जो है वो रेप विक्टिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये बात करता है कि कैसे गाइडलाइंस देता है बेसिकली रेप विक्टिम्स के लिए, जिसमें वो डॉक्टर्स और मिनिस्ट्री को भी गाइडलाइंस देते हैं कि एक रेप विक्टिम को कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर मिलनी चाहिए। और इसमें बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है कि अगर ऑर्डर मिलता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, तो विद इन 24 आवर्स उस ऑर्डर के टर्मिनेट करवाया जाए विद द हेल्प ऑफ सुपरिटेंडेंट। क्योंकि इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, तो इसमें जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी वो माइनर थी और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे प्रेजेंट किया गया और उन्होंने परमिशन दे दिया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए और चार्जशीट वगैरह भी फाइल कर दी। लेकिन एमएलसी में प्रेगनेंसी आने के बाद भी 4 मंथ्स एंड 5 डेज का टाइम हो चुका था, पर प्रोसिक्यूट्रिक्स को बार बार एडमिट और डिस्चार्ज किया जा रहा था और उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। उसके बाद उसे रीजन भी नहीं बताया जा रहा था कि उसे क्यों डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसे फीटस लूज करने का काफी ज्यादा डेंजर था। डिस्पाइट क्लियर ऑर्डर आने के बाद भी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बाद कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और प्रिजर्वेशन ऑफ फीटस होना चाहिए, प्रोसिक्यूट्रिक्स को बार बार एडमिट किया गया विदाउट टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी एंड फीटस, जो कि बहुत ही क्रूशियल एविडेंस होता है फीटस रेप केसेस में। लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया गया और उस रीजन से जो प्रोसिक्यूटर्स थी उसको अबॉर्शन सफर करना पड़ा और जो उसका फीटल टिश्यूज था वो भी खराब हो गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नेग्लिजेंस हुआ ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर्स और कोई भी उसे सही तरीके से
ट्रीटमेंट नहीं मिला। इसके बाद फिर जाके ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाई और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी गाइडेंस दी कि प्रॉपर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को प्रोसीजर बनाया जाए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाए, 24 आवर्स के अंदर उनको टर्मिनेट करने का वो दिया जाए और फीटस को प्रिजर्व करने के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए। और आज का ये लास्ट केस लॉ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।